सब्सक्राइब कीजिए अल्फैज़ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। जो 10वीं जमात का सबक साइंस और टेक्नोलॉजी का हमने स्टार्ट किया था, पहला सबक, उसका थर्ड बिट जो है आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए थे और उन्होंने अपने नमूने जो नबातात और हैवानात के जमा किए थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो काबिल है वही जिंदा रहेगा। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है उन्होंने, जो काबिल है वही जिंदा रहेगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी जो काबिल होता है, जो फिट होता है, वही माहौल में क्या है, जिंदा रहता है। और जैसे कुदरत इंतखाब के नजरिए का ऐलान किया और उन्होंने अपना ये नजरिया जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामी किताब में शामिल किया। इसमें उन्होंने वजाहत की कि तमाम जानदार लातादाद जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं। यानी हम देखते हैं कि हमारी कायनात में जितने भी जानदार क्या है मौजूद हैं, उनसे क्या है नए जानदार पैदा होते हैं, रिप्रोडक्शन का अमल होता है, नई नस्लें पैदा होती है। ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, यानी कि सबके अंदर हम क्या है देखेंगे कि कंपटीशन होता है। ये मुकाबले अक्सर जानलेवा होते हैं, क्योंकि जिन जानदारों में जरूरी खुसूसियात मौजूद होती है वही बच जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन जो है, मुकाबला दो तरह से होता है, एक है इंट्रा स्पेसिफिक और एक है इंटर स्पेसिफिक। यानी मिसाल अगर हम ले लें कि अगर सपोज क्या है कि घास है और उस घास के लिए क्या है कि दो हरन अगर लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, और एक जो हरन है वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा और वो घास क्या है खा लेगा, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, वो भूखी रह जाएंगी और इस तरीके से उसकी क्या हो जाएंगी, मौत हो जाएंगी। और अगर कभी हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक की, तो इस कंपटीशन के अंदर की सपोज कि अगर एक जानिब में हरन है और दूसरी जानिब में क्या है, घोड़ा है, और अगर दोनों को क्या है घास की जरूरत है, तो इसमें जो घोड़ा है वो क्या होता है, थोड़ा ताकतवर होता है, थोड़ा फिट होता है, तो वो क्या कर लेगा, ये कंपटीशन जीत जाएगा। यानी कि जिन जानदारों में जरूरी खुसूसियात मौजूद होती है वही बच जाते हैं। कुदरती इंतखाब इसलिए अहम करार दिया गया है कि जो बासलाहियत जानदार होते हैं वो जिंदा रहते हैं और जिनके अंदर सलाहियत नहीं होती वो मर जाते हैं। जिंदा हैवानात अफजाइश नस्ल करते हैं और अपनी नुमाया खुसूसियात के साथ नए जानदार पैदा करते हैं। यानी कि जो जानदार जिंदा रहेगा वो अफजाइश नस्ल करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और उनकी जो खुसूसियात होती है वो उनकी नए जानदार में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को तवील अरसे तक लोगों ने कबूल किया है। बहुत सालों तक लोगों ने इनके नजरिए को कबूल किया है, लेकिन इनके जो नजरिया है, इनके जो नुकात है, इसमें सब कुछ एतराजात भी है। तो आइए देख लेते हैं 3 एतराजात क्या है। सबसे पहला, सिर्फ कुदरती इंतखाबी इर्तखा का जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है, डार्विन ने मुस्तामल और गैर मुस्तामल तब्दीली की वजाहत नहीं की। या मुस्तामिल मतलब क्या है, यूजफुल, जो इस्तेमाल में आते हैं, और जो यूजलेस है, ये तब्दीलियां क्यों होती है इसकी वजाहत नहीं की। और तीसरा क्या है, सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया। तो डार्विन के ये 3 क्या है, यहाँ पर हमको एतराजात नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन डार्विन का जो नजरिया है इसे संगे मील की हैसियत हासिल है, यानी कि सबने इसी को क्या है माना है। इसके बाद जो है, यहाँ पे आपको डार्विन के बारे में दिया गया है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 में पैदा हुए और 1882 में वफात पाई। ये अंग्रेज माहिर हयातियात हैं। इन्होंने इर्तखा का नजरिया पेश किया है। इन्होंने साबित किया कि जानदारों की तमाम जमातें एक जैसे आबा व अजदाद से और हजारों साल की मुद्दत के बाद मरहलावार वफू पजीर हुए हैं। यानी कि तमाम जानदार जो हमें आज नजर आते हैं, इनके आबा व अजदाद क्या थे, एक ही थे, और उनके अंदर क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या हुई है, चेंजेस आए हैं और आज के जानदारों का वजूद हुआ है। इनके वफू पजीर होने में कुदरती इंतखाब का उसूल एक बहुत बड़ा सबब है। यानी कुदरती इंतखाब यानी नेचर जिसको सेलेक्ट करना चाहती है, कुदरत जिसको सेलेक्ट करना चाहती है, वही क्या होगा, जिंदा रहेगा। डार्विन का नजरिया इस बात की वजाहत करता है।
इसके बाद हम देखेंगे लेमार्किज्म यानी लेमार्क का नजरिया। यहाँ पर आपको जो नजर आ रहे हैं ये लेमार्क है। इर्तिखाई अमल के दौरान जानदारों की जिस्मानी बनावट में तब्दीलियां होती है, यानी कि जैसे जैसे इर्तिखा होगा, तब्दीली होगी, जानवरों की जिस्मानी बनावट में भी क्या होंगी, चेंज आएंगे। जानदार की कोशिश और काहिली इन तब्दीलियों की वजह है, यानी जो भी तब्दीली आएंगी या तो जानदार की कोशिश की वजह से आएंगी या फिर उनकी काहिली की वजह से, उनकी लेजीनेस की वजह से आएंगी। इस नजरिए को लेमार्क ने क्या है, पेश किया है। इसे उन्होंने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल यानी यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन का नाम दिया है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने मजीद वजाहत की कि जिराफ नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाले हो गए हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जिराफ है, इन्होंने क्या किया है कि पत्ते खाने की वजह से अपनी गर्दन को इन्होंने क्या किया है, लंबी कर दिया है। तो ये वाला जो जानदार ने क्या किया था, कोशिश किया था, और इस कोशिश की वजह से इनके अंदर क्या हो गई है, तब्दीली आ गई। इसी तरह लोहार के कंधे घुन के इस्तेमाल की वजह से ताकतवर हो गए, यानी लोहार क्या करता है, जो हैमर करता है, हैमरिंग करता है, इसकी वजह से उसके जो कंधे होते हैं वो कैसे हैं, ताकतवर हो गए हैं। यानी यहाँ पर भी कोशिश बताई जा रही है। उसी तरीके से शुतुरमुर्ग है, ईमू जैसे परिंदों के पर इस्तेमाल ना करने की वजह से वो कमजोर हो गए हैं। यहाँ पर इनकी काहिली बताई जा रही है कि हंस में, शुतुरमुर्ग में और ईमू में क्या थे, पर थे, लेकिन उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद है हंस और बतख के पैर पानी में रहने से तीरने के काबिल हो गए। ये इनकी कोशिश थी कि हंस ने और बतख ने क्या किए हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल तैरने के लिए किया है। जबकि हम सांप को देखते हैं कि वो रेंग कर क्या है, बिल में जाता है, यानी रेंग कर चलने की वजह से इसके जो पैर है वो पैरों से क्या हो गया है, महरूम हो गया है। यानी जो भी तब्दीलियां यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है, ये या तो जानदारों की कोशिश की वजह से है या उनकी काहिली की वजह से उनके जिस्म में तब्दीलियां आ गई है। ये तमाम मिसालें अखज़ करदा खुसूसियात यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, और इसे ही अख्ज़ करदा विरासती खुसूसियात का नजरिया यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या लेमार्क का नजरिया कहते हैं। तो यहाँ पर लेमार्क का नजरिया क्या है कि जानदार की कोशिश और काहिली की वजह से जानदार के अंदर जो तब्दीलियां आती है वो तब्दीलियां एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, लेमार्क का नजरिया। अब यहाँ पर जो आप लोगों को इनके बारे में दिया गया है कि लेमार्क के ख्याल में इर्तिखा के पसे पुश जानदारों की कोशिश अहम सबब है। इस फ्रांसीसी माहिर माहौलियात, फ्रांस के रहने वाले हैं, माहिर माहौलियात है, ने ख्याल पेश किया कि हर हैवान और पौधे की जिंदगी के दौरान तब्दीलियां होती रहती है, यानी कि कोई भी हैवान है और पौधा है अपनी जिंदगी में वो क्या लाता है, तब्दीलियां लाता है, और ये तगय्युरात अगली नस्ल में मुंतकिल होते जाते हैं, और जो तब्दीलियां वो लाता है वो अगली नस्ल में जाती हैं, इसलिए हर नस्ल में तब्दीली वाक़ई होती है। ये लेमार्क का नजरिया था। मखसूस नौइयत की कोशिशों के सबब जिस्मानी आज़ा का इर्तिखा या कोशिश न करने से होने वाले नुक्स को तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन इसका नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना तस्लीम नहीं किया गया। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो खुसूसियात जो अब लोहार के अंदर क्या हो गई थी, आ गई थी, तो जरूरी नहीं है कि वही खुसूसियात उसके बच्चों में भी आ जाएंगी, क्योंकि एक इंसान अपनी जिंदगी में जो तब्दीली लाता है वो नई नस्ल में क्या है, मुंतकिल नहीं हो सकती। इसकी क्या है, कई बार जांच की गई, यानी लेमार्क ने जो पेश किया था कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होती है, ये कैरेक्टर चले जाएंगे, इनकी जांच की गई तो क्या पता चला कि ये लेमार्क के नजरिए में गलती नजर आती है। जानदार की हयात के दौरान जो खुसूसियात इसने अख्ज़ की है वो अगली नस्ल में मुंतकिल की जा सकती है, इसे ही अख्ज़ करदा खुसूसियात की जीनियात कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जमात का ज़हूर, स्पेसिएशन। हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तिखा का ही नतीजा है, यानी आजकल जितने भी हैवानात नबातात हमें मुख्तलिफ किस्म के नजर आ रहे हैं वो इर्तिखा का नतीजा है, यानी सबके अंदर तब्दीलियां होते 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 आज के हैवानात और नबातात क्या होते हैं, नजर आते हैं।
कुदरती बारावरी के जरिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को हम नू यानी स्पीसीज कहते हैं। यानी कुदरती बारावरी का अमल नेचुरल रिप्रोडक्शन क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, हर जानदार अपने जैसा नया जानदार पैदा करता है और ये खसूसियात रखने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं हम? नू। हर नू मखसूस जुग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है, यानी कि हर एक नू जो है अपने माहौल के हिसाब से खुद को अपने आप को उसने ढाल ली है। हर एक की गिजा, रहन सहन, बारावरी, मुद्दत तवाफुक वगैरह क्या है? मुख्तलिफ है। इसीलिए नू की खसूसियात बाकी रहती है, लेकिन एक नू से नई नू के पैदा होने की वजह जीनी तगय्युर है। अब हम देखते हैं कि एक नू से क्या है? नई नू पैदा होती है, लेकिन वो एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, उनके अंदर तगय्युरात है, तब्दीली है। इसी तरह बहुत जमाने बाद जानदारों की जुग्राफियाई और पैदाइशी तकसीम अनवा के ज़ुहूर का सबब बनती है। इसके बाद हम देखेंगे इंसानी इर्तखा यानी ह्यूमन इवोल्यूशन। इंसान का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ? बहुत ही मुहीन यकखलवी जानदार से लेकर आज हमें मालूम जानदारों यानी नामियाती में तनु नजर आता है। यानी कि हम देखते हैं मुहीन यानी बहुत ही छोटे, यकखलवी है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इससे लेकर बड़े बड़े जानवर जैसा कि हम देखते हैं बरगद का झाड़ है, उसी तरीके से व्हेल मछली है। हर एक में हमें क्या है? तनु यानी फर्क नजर आता है। इसमें इंसानी नस्ल की इब्तिदा दर्ज झैल शक्ल के जरिए दी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसान जो है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चेंजेस आए हैं। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले जब आखिरी डायनासोर खत्म हो गए, तब बंदर जैसे हैवानात खदीम और कुछ जदीद लंगूर जैसे नजर आने वाले जानवरों से ही तरक्की पजीर हुए होंगे। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब 7 करोड़ साल पहले डायनासोर खत्म हो गए होंगे, तब जो है खदीम और जदीद लंगूर जैसे जानवर जो है वो जमीन पर पैदा हुए होंगे। उसके बाद 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जानवरों की दुम क्या है? खत्म हो गई। जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जानवर है इसको क्या है? दुम है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है तो इसकी दुम क्या हो गई है? खत्म हो गई है। इनके दिमाग की नशोनुमा होकर साख्त बढ़ गई। इनके दिमाग के अंदर क्या हो गई है? डेवलपमेंट आ गया है, साइज बढ़ गया है, हाथों में इस्लाह हो गई है। हाथ जो है वो क्या हो गए हैं? वो हर चीज पकड़ने के काबिल हो गए हैं। जैसा कि आप अंगूठे के बारे में हम देख सकते हैं कि अंगूठे से क्या कर सकते हैं हम? ये 4 उंगलियों को क्या करता है? वो सपोर्ट करता है, यानी कोई भी चीज हम क्या है? पकड़ सकते हैं। और वो एप जैसे जानवर में तब्दील हो गए। अरसे दराज के बाद ये एप जैसे जानवर जुनूबी और जुनूब मशरकी एशिया में दाखिल हुए और आखिरकार गिब्बन, ओरेंगेटान जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। ये एप हो गया, गिब्बन हो गया और ओरेंगेटान, ये सब क्या है? बंदरों के नाम है। एप जैसे बाकी मानदा हैवानात अफ्रीका में ही रह गए और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले फिर चिंपैंजी और गोरिल्ला पैदा हो गए। तकरीबन 2 करोड़ साल पहले के एप की कुछ अनवा में मुख्तलिफ किस्म का इर्तखा नजर आता है। यानी 2 करोड़ साल पहले के जो एप है, इनके अंदर हमें क्या है? इर्तखा नजर आता है। ग़िज़ा पकड़ने और मुंह तक ले जाने, दूसरे कामों के लिए उन्होंने हाथों का ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या है? ये जो इंसान का इर्तखा हुआ है, इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले लंगूर जैसे कदीम जानवर हैं, उसके बाद है इजिप्टोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रैमापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हुनरमंद इंसान, उसके बाद सीधा चलने वाला, इसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं, इरेक्ट पोस्चर है यानी सीधा चलता है। इसके बाद नेंडरथल है और क्रो-मैग्नम इंसान। मौसम के बतदरीज खुश्क हो जाने की वजह से और नापैद होते जंगलात के सबब इन ऐप को दरख्तों से नीचे उतरकर जिंदगी गुजारना पड़ा। मौसम में तब्दीली आ गई है, जंगलात खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने क्या किया है? दरख्तों से नीचे आकर टेरेस्ट्रियल हो गए हैं, जमीनी जिंदगी गुजारने लगे। इनकी कमर की हड्डियों की नशोनुमा इस तरह हुई कि वो घास के मैदान में सीधे खड़े होने लगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर ये पहले कैसे झुके हुए थे, अब उसके बाद ये क्या है? सीधा चलने के काबिल हो गए। तब इनके हाथ दीगर कामों के लिए आजाद हो गए। ये हाथों का इस्तेमाल करने और सीधे खड़े रहने वाले इंसान नुमा जानदार तकरीबन 2 करोड़ साल पहले वजूद में आए। अफ्रीका का रैमापिथिकस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रैमापिथिकस है, थोड़ा सीधा चलता हुआ नजर आ रहा है और इंसान के जैसा है, ये देख सकते हैं। तो ये पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया है।
ये याद रखें, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहला इंसान नुमा जानवर कौन है? वो रेमापिथिकस है, जो अफ्रीका का था। ये एप आगे चलकर ज्यादा बड़ा और ज़हीन हो गया और तकरीबन 40 लाख साल पहले जुनूबी अफ्रीका में एप का इर्तिका हुआ। इसके बाद हम देखेंगे तकरीबन 20 लाख साल पहले इस इंसान नुमा जानवर की साख इंसान यानी होमो जमात के मिंबर के तौर पर हुई और हमारे जैसे जानदार नजर आए। इस तरह एक हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आया। देख सकते हैं कि जैसा कि दिमाग के अंदर क्या हो गई, डेवलपमेंट आ गई है, फिर हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आ गया। तकरीबन 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाले इंसान का इर्तिका हुआ। इनका इलाका बर्र-ए-आज़म एशिया में चीन और इंडोनेशिया तक ये फैले हुए होते। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो हम देखेंगे तकरीबन 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा और इर्तिका होता रहा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, दिमाग का साइज यहाँ पे बढ़ता गया, इनके अंदर चेंजेस आते गए। इसके बाद इंसान ने आग की दरियाफ्त की, इसका इस्तेमाल किया। 50,000 साल पहले के इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर इर्तिका याफ्ता था। वो दानिशमंद इंसान होमो सैपियन ग्रोह में क्या है, शामिल हो गए। तो आज के इंसान होमो सैपियन कहलाते हैं। नेंडरथल इंसान यहाँ पे नजर आ रहा है, ये है नेंडरथल इंसान। ये ज़हीन इंसान है, जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जा सकता है। तकरीबन 50,000 साल पहले क्रो-मैग्नन इंसान वजूद में आया। इसके बाद ये इर्तिका साबिका की बनिस्बत बहुत तेजी से होती रही, यानी इसके बाद जो इंसान का डेवलपमेंट हुआ है, इर्तिका हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान काश्तकारी करने लगा, मवेशी पालने लगा, यानी जानवर पालने लगा। इसके बाद तहजीब का आगाज हुआ, सिविलाइजेशन हुआ है। 50,000 साल पहले तहरीर का हुनर दरियाफ्त हुआ, यानी उसने लिखना शुरू किया, तारीख की इब्तिदा हुई। तकरीबन 400 साल पहले जदीद उलूम का सूरज तुलू हुआ और 200 साल पहले क्या है, सनती इनकलाब आया, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह बनी है। इसके बाद बस्तियां बनी है। आज यानी बस्तियां बनी है, अर्बनाइजेशन, पहले सिविलाइजेशन हुआ है, फिर अर्बनाइजेशन हुआ है। आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं और यहाँ तक पहुंचने के बाद भी आज का इंसान उसके आबा व अजदाद की तफसील की तलाश में क्या है, जुटा हुआ है, यानी कि अभी भी उसे तजस्सुस है कि इंसान का इर्तिका किस तरीके से हुआ है, उसके आबा व अजदाद कौन है। तो यहाँ पर हमने जो पहला सबक है तवारिस और इर्तिका 10वीं जमात का खत्म कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को तमाम वीडियोस पसंद आए होंगे और जो बच्चों ने इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसकी लिंक आप लोगों को अवेलेबल है। तो अल्फैज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को क्या है, शेयर करना ना भूलें। और उसी तरीके से आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।